Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the chapters related to the green skill, that are natural resources. What are the natural resources, and how pollution affect into the natural resources. But today we will discuss the natural resources conservation. You all know about that, what is conservation, how to conserve any types of natural resources. हम लोग कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करते हैं, कैसे बचाते हैं, तो उसके बचाने का जो तरीका होता है, आई होप सबको पता है। जनरली ये जो चैप्टर है वो एसएसटी से रिलेटेड है, तो आई थिंक कि सब ने पहले से पढ़ रखा है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। So we all know about that there is a different types of way to conserve the different types of natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ऑलमोस्ट मैंने बता दिया था क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब उसे कंजर्व करने का, उसे बचाने का तरीका क्या क्या होता है, कैसे हम लोग जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक चीज़ें हमारे पास है, क्योंकि दैट आर इन अ लिमिटेड मोड, वो सारे जो प्राकृतिक हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे लिमिटेड कंडीशन में हमारे पास मौजूद हैं। सो वी हैव टू जस्ट सेव दैट नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव टू जस्ट कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें एक जगह संचित करना चाहिए उसे, ताकि हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकें, धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकें, वो एकाएक ख़त्म ना हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जस्ट हाउ टू कंजर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट वन, दैट इज़ रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। सो यू हैव टू जस्ट रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। हम लोग आगे देखेंगे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 3Rs, लाइक रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। वी ऑल नो अबाउट दैट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। नाउ थर्ड वन, दैट इज़ द सॉयल कंजर्वेशन। हमें सॉयल, मिट्टी को बचाना चाहिए, मिट्टी को संचित करना चाहिए। नाउ द फोर्थ वन, दैट इज़ द वाटर कंजर्वेशन। आई होप कि इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। नाउ फिफ्थ वन, दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन, and the sixth one, that is forest conservation. So these are some like conservation things, conservation ways, like कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे हम लोग कैसे हम लोग environment को संचित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। सो व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट इज अ मेजर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज अ रिजल्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो फुटप्रिंट, जो कार्बन फुटप्रिंट को क्या होता है, वो डेली लाइफ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो छूटता है, ठीक है, एनर्जी के इस्तेमाल करने में। जब भी हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, बिजली जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से जो है CO2 गैसेस बाहर निकलती है, यानी कार्बन फुटप्रिंट वहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे बनता है, वहाँ से कार्बन फुटप्रिंट बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने नीड के अकॉर्डिंग हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि फालतू का जला हुआ है तो जल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। हमें कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहिए, जो कार्बन फुटप्रिंट निकलते हैं बल्ब जलने से, ठीक है, या LED के इस्तेमाल से, तो उन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा बचाना चाहिए। नाउ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मोर वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी मोर कार्बन फुटप्रिंट। मैंने भी बताया कि प्रोड्यूस कार्बन फुटप्रिंट व्हेन वी जस्ट यूज द इलेक्ट्रिसिटी, then the carbon footprint will be produced. So thus we should reduce the electricity used by the following measures. हमें क्या करना चाहिए, कुछ हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो आई होप कि कार्बन फुटप्रिंट जो निकलते हैं, जो CO2 गैसेज निकलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बल्ब जलने से, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएंगे। कम नहीं करना है, बट अपने जो नीड है, अगर जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ फालतू का नहीं चलाना है। टर्न ऑफ द लाइट एंड अदर इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज, जहाँ पे यूज़ नहीं है वहाँ पे नहीं जलाना है उसे। रिप्लेस ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स विथ एनर्जी इफिशिएंट LED एंड अदर अल्टरनेटिव। दैट मीन्स कि ट्रेडिशनल लाइट बल्ब, जो पहले बल्ब चलते थे बड़े बड़े या 100 वाट के, तो उसे क्या करना है, हटाना है, और नए LEDs का जो इफ़िशिएंट है, जो ज़्यादा लाइट देते हैं, उन LEDs को इस्तेमाल करना है।
नाउ थर्ड वन दैट इज रिप्लेस ओल्ड अप्लायंसेज विथ न्यू एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेज। हमेशा क्या करना चाहिए जो पुराने अप्लायंसेज हैं, ठीक है, उसे रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बट अगर हम नए अप्लायंसेज लेंगे तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी कंजम्पशन के चांसेस, एनर्जी कंजम्पशन के जो रेशियो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वी हैव टू जस्ट यूज़ द न्यू एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेज। So now reduction in electricity consumption result in a decrease in green gases emission। हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन गैसेज जो रहते हैं हमारे चारों ओर, ये इलेक्ट्रिसिटी जब जलता है तो वो ग्रीन गैसेस को क्या कर देता है, जो है उसे डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है, बहुत हद तक उसे हटा देता है। जो हमारे पास नेचुरल चीज़ें होती है, जो हमारे एनवायरमेंटल जैसे ऑक्सीजन है, तो उन जो ग्रीन हाउसेज हैं, ग्रीन हाउसेज जनरली हम लोग ऑक्सीजन को बोल सकते हैं, तो उससे क्या करता है वो धीरे धीरे जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो वो उसे रिड्यूस करने लगता है। नाउ अपग्रेड विंडो एंड हाउस insulation so that it कंज्यूम्स लेस एनर्जी फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर। हमेशा क्या करना चाहिए, हर घर में बहुत ज़्यादा खिड़की और दरवाजे का इस्तेमाल करना चाहिए। सो इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन होगा, एनर्जी जो यूज होगी वो बहुत कम यूज होगी, क्योंकि अगर कमरे लाइटेड होंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी है, वहाँ पे हमें अगर बल्ब की आवश्यकता है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बल्ब जलाने की। हम लोग इजी वे में वहाँ पे अगर रूम लाइटेड है तो फिर वहाँ हम लोग जो अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेज, उसका इस्तेमाल हम लोग कम कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट one that is opting a renewable energy resources, renewable energy resources, you have to just use the solar energy system। you all know about that, what is solar energy system। ये जो सूरज से क्या होता है कि सूरज की रोशनी से अपने आप को चार्ज करता है, एंड दे कैन जस्ट प्रोड्यूस द एनर्जी, ठीक है। वो क्या करता है कि जो एनर्जी है वो उसे प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को बनाता है, एंड यू कैन यूज़ द लाइट एंड फैंस, यू कैन यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज इनटू दैट पर्टिकुलर सोलर एनर्जी सिस्टम। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सोलर एनर्जी सिस्टम यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो हम लोग खुद से बना सकते हैं, खुद से एनर्जी जो है, खुद से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे पास बन रहती है, और हम लोग उसे डे बाय डे रिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि वो सूरज के प्रकाश से बनता है, सूरज के प्रकाश से चार्ज होता है। तो इसके थ्रू हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को चलाने में आसानी होती है। So the next point, that is greener transportation। So what is greener transportation? I hope we know about that greener transportation, that means कि we have to use the green transportation। they cannot produce the pollution। वो जो क्या करता है, वो pollution जो नहीं क्रिएट करे, वैसे जो व्हीकल्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। डे बाय डे हमारे पास व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज़ इफेक्ट आवर ग्रीन हाउस। ये जो हमारा ग्रीन जो है इन्वायरमेंट है वो उसे क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। सो इसलिए हम व्हीकल के बिना तो जी नहीं सकते, बहुत सारे काम आज के डेट में उसके बिना टल जाएंगे, बट उसके इफ़िशियंट यूज़ को हम लोग अगर हमसे पॉसिबल होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके यूज़ को थोड़ा सा कम कर सकें, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे हम उसका इस्तेमाल करें। और हम लोग चाहें तो जो अभी बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल की बात करो तो वो ऐसे व्हीकल हैं जो पोल्यूशन बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, फाइंड वे टू यूज़ लेस ट्रांसपोर्ट। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, वी हैव टू जस्ट यूज़ द लेस ट्रांसपोर्ट। इफ़ वी हैव सम वर्क, देन वी यूज़ द some important work, that time we use the vehicles so the pollution level is low। use green fuel in vehicle। हमेशा क्या करना चाहिए, ग्रीन फ्यूल जो होता है वो व्हीकल में डालना चाहिए। अब ग्रीन फ्यूल क्या होता है, ग्रीन फ्यूल दैट मीन्स कि इट इज़ completely depend upon the like a battery vehicles, charged battery vehicles। you can charge the according to your need, अपने नीड के अनुसार आप उसे चार्ज कर सकते हो, and they can produce the less and less gases, some like harmful gases। they can just reduce the harmful smokes,
ठीक है, वो हार्मफुल स्मोक जो होता है उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगर हम लोग बैटरी चार्ज्ड बैटरी व्हीकल्स का इस्तेमाल करें या बायोडीजल का इस्तेमाल करें तो उन सारी जगहों पे क्या होता है, उन सारी चीज़ों से हमारे व्हीकल्स के जो पॉल्यूशन लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। नाउ ट्राई रिड्यूसिंग एयर ट्रैवल्स इफ पॉसिबल्स। So whenever possible, try traveling by train or bus than air travels, as planes are known to emit greenhouse gases. हमेशा क्या करना चाहिए, वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग एयर से ट्रेवल कर सकें या ट्रेन या बस से ट्रेवल कर सकें। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह हम लोग उन सारी चीज़ों से जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं। हमें अपनी गाड़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना चाहिए, जहाँ इस्तेमाल कम कर सकते हैं वहाँ पे। Now reduce vehicle use. So use public transport in place of using on car or a vehicle. ठीक है, हमेशा अपने कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें अपने कार और बाइक की जगह पे, ताकि जो पॉल्यूशन लेवल है वो थोड़ा सा कम हो सके। नाउ इट लोकल सीजनल एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। सो इफ़ वी ऑल स्टार्ट कंज्यूमिंग लोकल सीजनल प्रोड्यूस, लेस डिमांड विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम लोग लोकल और सीजनल चीज़ें इस्तेमाल करने लगें तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाहर से सारी चीज़ें आती है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो जो वहाँ उन सारी चीज़ों से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे घट जाएगा। एंड दे कैन जस्ट इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो क्या करेगा, हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या करेगा, उसे रिड्यूस करेगा। ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस पर थोड़ा सा रिड्यूस होगा वो। ठीक है, नाउ चेंज ईटिंग हैबिट्स। सो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूम्स नॉन वेजिटेरियन डाइट। क्या करते हैं, 90% से अब क्या करते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करते हैं, नॉन वेज हैं। इन इंडिया नियर अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स नॉन वेजिटेरियन डाइट्स। हाउएवर, do you know the meat producing sector is the biggest contributor to greenhouse gas emission? ये जो क्या करता है कि जो मीट प्रोड्यूस सेक्टर होता है ये सबसे बड़ा उत्पादक होता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का। ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसके इमिशंस का, उसे निकालने का बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन ये करता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अपने खाने के हैबिट्स हैं उसे चेंज करें। ठीक है, द रेड मीट स्पेशली बीफ कंज्यूम्स अराउंड 11 times more of water for like its production and emits greenhouse gases 5 times more। जो रेड मीट होता है, जैसे स्पेशली बीफ कह लो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होता है 11 गुना जो है वाटर का, मोर एंड मोर वाटर फॉर इट्स प्रोडक्शन। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा वाटर का ये कंज्यूम करता है। इसके थ्रू जो भी जो लोग इसे खाते हैं तो उन लोगों में क्या होता है, गैसेस जो भी उससे गैसेस प्रोडक्शन होते हैं वो 11 गुना खतरनाक गैसेस प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो है अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकें। तो आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जाने। वैसे जनरली जानते हैं रिड्यूस दैट मीन्स कि वी हैव टू जस्ट रिड्यूस आवर नीड्स, वी हैव टू जस्ट रीयूज दैट पर्टिकुलर समथिंग दैट इज़ अ रीयूजेबल थिंग्स। इफ़ वी यूज दैट पर्टिकुलर थिंग्स दैन इट विल बी जस्ट रीयूज़, वो उसे हम रीयूज़ दोबारा कर सकते हैं। रिसाइकल दैट मीन्स कि उसे रिसाइकल करके फिर से वही चीज़ें बना देना। ठीक है, दैट इज़ अ रिसाइकल। सो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल चीज़ों, ये तीन चीज़ें जो है 3R जो है इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। सो 3R जनरली रिड्यूस क्या होता है, reduce principle says like purchase the product with less packaging or try to buy products with बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल। दैट मीन्स कि हमेशा जो क्या होना चाहिए, वो रिड्यूस क्या करना चाहिए कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स हैं हम लोग उसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे पॉली बैग्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हम लोग ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हमें इंडिया में इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो हमारे जो पॉल्यूशन लेवल है उसे कम कर दे। लाइक इंडियाज़ 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ प्रोड्यूस नियर अबाउट 1.7 टन्स ऑफ प्लास्टिक गार्बेज एवरी डे। सो ये जो है ये एक डेटा है, 1.7 टन ऑफ प्लास्टिक गार्बेज, ये इतना टन प्लास्टिक गार्बेज एवरी डे निकलता है हमारे इंडिया में।
ठीक है, जो 4 मेजर सिटी है बस उसमें इतने कचरे निकलते हैं। अब सोचो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक ऐसा ये है प्रोडक्ट है जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम करें। जो रीयूबल, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें दैट मीन्स कि जो चीज़ें अगर फेंक दो मिट्टी में तो वो क्या हो जाए, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, गल जाए, मिट्टी के साथ मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। तो जो इजी वे में बायोडिग्रेडेबल हो जाए, जो इजी वे में फेंकने के बाद सड़ जाए, मिट्टी के साथ मिल जाए और उससे मिट्टी को कोई नुकसान ना हो, वैसी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अदर चीज़ें हैं उसका जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उन सारी चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए। अगर हम नहीं परचेज करेंगे तो कंपनी बनाना बंद कर देगी। सो हमें ही पहल करनी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ रीयूज। द रीयूज प्रिंसिपल सेज यूज द प्रोडक्ट एज मच एज यू कैन यूज इट हेल्दी। हमें इससे क्या करना चाहिए, जो आप यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा ये हेल्दी होना चाहिए। नाउ यू कैन जस्ट रीयूज वाटर बोटल्स एज अ planter for small plants, or an old t-shirt can be transformed into a पायजामा और टॉट बैग्स। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ें जो आप लेते हो, जो आप परचेस करते हो, उसे रीयूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे फेंक देना चाहिए। अगर जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती है, जैसे प्लास्टिक बोतल्स है, प्लास्टिक बोतल्स आपने ख़रीदा, वाटर बोतल्स ख़रीदे या मिल्क बोतल्स ख़रीदे, तो अगर वो वेस्ट हो जाए, जब वो ख़त्म हो जाए तो आप उसे रीयूज़ कर सकते हो। आप उसे छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हो। बाकी और भी चीज़ें, जैसे टी शर्ट है तो उसे आप पैजामा में कन्वर्ट कर सकते हो, या उससे भी बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है, आप वो भी बना सकते हो। दैट मीन्स कि वो रीयूज़ हो रहा है। ठीक है, उसे एक चीज़ से हटा तो वो दूसरी चीज़ों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो रीयूजेबल चीज़ें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को ही परचेज करें। नाउ रिसाइकल्स, द रिसाइकल्स प्रिंसिपल टेक द यूज्ड आइटम्स एंड ट्रांसफॉर्म इन इट टू डिफरेंट यूजेबल फॉर्म्स। दैट मीन्स कि हम क्या करना चाहिए हमें कि वैसी चीज़ें जो रिसाइकल हो सके। अब जैसे आप प्लास्टिक बोतल की ही बात करो तो प्लास्टिक बोतल या न्यूज़पेपर ले लो, या ग्लासेस ले लो, या मैगजीन्स ले लो, कुछ भी चीज़ें ले लो, तो वो क्या होता है, वो रिसाइकल भी हो सकता है। दैट मीन्स कि एक तो सबसे पहले वो लाइक न्यूज़पेपर बना, तो न्यूज़पेपर बनने के बाद क्या होता है कि न्यूज़पेपर अगर रिसाइकिल होता है तो फिर उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेपर बन सकते हैं। ग्लासेस अगर रिसाइकिल होते हैं दैट मीन्स कि उसे तोड़ के डिफरेंट कोई और फॉर्म में उसे डेवलप कर देना, दैट इज़ अ रिसाइकिल। सो हमें ये 3 Rs को फॉलो करना चाहिए। एंड अगर हम 3 Rs को फॉलो करेंगे तो आई होप कि हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। नाउ सॉयल कंजर्वेशन, we all know about that there is a different types of conservation method and different types of natural things that we need to just conserve all the natural resources. So the first one, that is a soil conservation. So we need to just conserve the soil. Soil conservation is the process of preventing soil fertility and preventing soil erosions. That means कि सॉयल कंजर्वेशन में क्या होना चाहिए कि हमें जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखनी चाहिए। बिकॉज व्हेन वी लाइक डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी फसल, कोई भी पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं उगेंगे। हम लोग देखते हैं डे बाय डे बहुत ऐसे पोल्यूटेड प्लेसेस हैं जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। रीज़न जो भी हो, रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज़ अपना कचरा, अपने पानी या अपने जो सॉलिड जो वेस्टेज होते हैं उन्हें उस ज़मीन पे फेंकते हैं, या प्लास्टिक बैग्स फेंके जाते हैं। तो इन सारी वजह से क्या होता है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। सो ये डिक्रीज़ करने से क्या होता है, वहाँ पे कोई भी चीज़ें, फिर अगर हम लोग कुछ भी करें, वहाँ पे कोई भी खेती करना चाहें, फार्मिंग करना चाहें, तो उस कंडीशन में वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। नाउ लैंड ओवर यूज, सो सम काउजेज ऑफ सॉयल इरोजन आर बीइंग लिस्टेड हेयर। यहाँ पे कुछ जो सॉयल काउजेज हैं, ठीक है, जो कुछ इरेशन हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। लाइक लैंड ओवर यूज, लैंड ओवर यूज। सो रिपीटेड कल्टिवेशन मेक सॉयल इनफर्टाइल। रिपीटेड कल्टिवेशन क्या होता है, इट रिमूव्स इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉयल दैट आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स सच एज लाइक phosphorus, iron, nitrogen. So we have to use the like repeat cultivation. And what is repeat cultivation? ये repeat cultivation होता क्या है? That means कि हम क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास कोई
एक फार्म है या खेत है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमेशा रिपीटेशन वे में जो है फसल को उगानी चाहिए। जैसे अगर इस बार गेहूँ हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसमें चावल लगाएं, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसमें सरसों लगाएं। यानी दैट मीन्स कि हमेशा जो क्रॉप्स होता है, जो फसल होते हैं, वो रिपीटेड कंडीशन में उस ज़मीन पे लगने चाहिए। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, उसमें जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन या जो भी चीज़ें हैं वो उस मिट्टी में बनी रहती है। क्योंकि अगर हम लोग उसे एक शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान जब एक फसल ख़त्म हो जाए तो फिर चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। तो हमें ये करना चाहिए कि हम लोग रिपीटेड कल्टीवेशन करें। रिपीटेड कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है सॉइल्स के लिए। नाउ स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अब स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्या होता है, हम लोग इसे देखते हैं। Now sometimes in this technique vast number of trees are cut from the wild forest area. So इस टेक्निक में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ से कट होते हैं। कट करने के दौरान अगर बाय द वे वहाँ पे जल या आग लग जाती है, जल जाता है, तो उस दौरान भी जो एसेज होते हैं वो भी तात्कालिक मिट्टी को फर्टाइल कर सकते हैं। वो जो एसेज होते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को जलने और सड़ाने के बाद अगर ज़मीन पे फेंक दिया जाता है तो वो भी एक उर्वरक का काम करता है। तो इसके थ्रू भी ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी देखा जाता है कि कहीं अगर खेत में देखे होंगे धान लगा हुआ है और उसे जला दिया जाता है। जब धान की फसल काट ली जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, फिर आग लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ये एक बर्निंग मेथड है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। दैट मीन्स कि उसे जला दिया गया, जलने के बाद जो उसके एसेज बचे, वो उसके एसेज क्या होते हैं, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये भी प्रॉफिटेबल होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। नाउ केमिकल contamination, that means use the chemical fertilizers for better crops production is not that beneficial. The plant use just a fraction of fertilizer and rest of chemicals get deposit of the soil. So इस केमिकल कंटामिनेशन में क्या होता है, हमेशा क्या करना चाहिए कि कभी कभी अगर किसी चीज़ की जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, तो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना चाहिए बेटर प्रोडक्शन के लिए। अगर हमें अपने फसल का बेटर प्रोडक्शन चाहिए तो हमें फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी हमारे पेड़ पौधों में या कभी कभी हमारे फसल में कीड़े लग जाते हैं, तो उस दौरान भी हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे कीटनाशक भी बोल सकते हो, कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, हमारा जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। जो मिट्टी जो ये होता है हमेशा फर्टाइल वे में बना रहता है। इससे डे बाय डे और ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। तो ये इन्हांसमेंट के कुछ टेक्निक्स थे जो हम लोगों ने देखे। अब हम लोग देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। सॉइल को हम लोग कंजर्व कैसे करते हैं, उस सारे टेक्निक को देखें। सो देयर आर मेनी टेक्निक्स दैट वन कैन यूज़ एंड एम्प्लॉय टू इम्प्रूव सॉइल सस्टेनेबिलिटी। हम लोग जो मिट्टी की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ एक प्रोसेस है, हम लोग उसे देखते हैं। सो नन टिल फार्मिंग। सो नन टिल फार्मिंग क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इसे देखते हैं। So now tilling is a traditional agriculture practice of soil preparation by mechanical agitation of various types such as digging, striding, overturning. That means कि ये जो नन टिल फार्मिंग है, ये क्या है कि जो ट्रेडिशनल जो हमारा खेती करने का तरीका है उसे अपनाना। जैसे हम लोग उसे खोद के, ठीक है, जब भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसे खोदते हैं या उसे जोतते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे कि हम लोग खेती करते हैं। तो हमारा जो होना चाहिए उस ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करना चाहिए। उस ट्रेडिशनल मेथड के भी थ्रू बहुत ज़्यादा हमारा जो मिट्टी है उसके से जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग नो टिल फार्मिंग का इस्तेमाल करें और उसके थ्रू भी हम लोग अपने फार्मिंग टेक्निक्स को जो है, अपने फार्मिंग जो तरीके हैं उसे और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को उसे इन्हांस करने की ज़रूरत है। वो तरीके तो पहले से ट्रेडिशनल तरीके चल रहे थे, लेकिन उस ट्रेडिशनल तरीके में थोड़े से इन्हांसमेंट की ज़रूरत है। तो इसके थ्रू भी हम लोग अपने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नाउ सेकेंड वन दैट इज़ अ क्रॉप रोटेशन। सो वी हैव टू जस्ट रोटेट द क्रॉप्स। जैसा मैंने पहले बताया कि क्रॉप्स का रोटेशन बना रहना चाहिए। तो इसके थ्रू जो क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। नाउ ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग क्या होता है, हम लोग उसे देखें।
So into the terrace farming, we have to just cutting the flat areas out of the hilly and mountains landscapes called steps. जो हमें ये जो ट्रेस फार्मिंग होता है ये एक स्टेप वाइज फार्मिंग कहलाता है इसे। ये जनरली हम लोग जो हिली एरियाज़ होते हैं या माउंटेन्स एरिया होते हैं उन सारी जगहों पे हम लोग इस टाइप की खेती को करते हैं। दैट मीन्स कि जो स्टेप बाय स्टेप जो खेत होते हैं वो वहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो पानी का जो लेवल है, पानी के लेवल या सॉइल एक जगह से दूसरे जगह अगर एक में थोड़ा ज़्यादा भर गया तो वो ऑलरेडी नीचे की तरफ धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगते हैं। दैट मीन्स कि हिली एरिया का मतलब होता है कहीं भी एक जगह पानी नहीं जम पाता है। अगर हमारे खेत इस वे में बने रहते हैं तो क्या होता है जो पानी या कोई भी चीज़ें वो ऊपर से बहनी शुरू होती है वो सीधा ऊपर से हर खेत होते हुए वो नीचे की तरफ जाती है। तो ये भी फार्मिंग जो है हिली एरिया में ये जो फार्मिंग का तरीका है ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारा सॉइल जो होता है वो मोर एंड मोर फर्टिलाइज होता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ें ऊपर से बहती हैं, पहाड़ से बहती हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हुए भी आती हैं। तो ये हर खेत में स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक में नहीं रहता, ये हर खेत में धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरते जाता है, ताकि ये सारे जो मिट्टी है, सारे जो सॉइल हैं वो वहाँ से मतलब ज़्यादा उर्वरा शक्ति वाले हो जाते हैं। सो नाउ विंड ब्रेक. So wind pressure is also one big reason for soil erosion. In these techniques, the immense pressure of wind is broken by the plantation dense raw and trees around the farmland. The benefit of this technique, like a soil erosion, is much lesser. Trees around the borders prevent erosion at borders. तो ये जो विंड ब्रेक्स हैं दैट मीन्स कि हवा जब चलती है तो वो अपने साथ बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमारे मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति वाली होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो सॉइल एरेशन होता है उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो इससे बनी रहती है। अगर कोई भी चीज़ हवा में उड़ के आती है और हमारे पेड़ पौधे अगर हमारे अगल बगल लगे हुए होते हैं तो वो उनसे टकरा के वहीं पे नीचे गिर जाती है, तो उस जगह की जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टिलिटी वाली हो जाती है ना। अर्थ वर्म्स, सो देयर आर सम स्पीसीज व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर द सॉइल। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो हमारे मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे आप जान सकते हो कि केचुआ एक अर्थ वर्म्स भी होता है जो केचुआ कहलाता है। वो क्या करता है, वो हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो खाद बनते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे नेचुरल जो ये है नेचुरल फर्टिलाइज़र जिसे बोल सकते हो आप, लाइक उसे आप क्या बोलोगे, लाइक वर्मी कंपोस्ट जो प्रिपेयर होता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी लैंड के लिए या किसी भी पौधे के लिए, ठीक है। तो वो वर्मी कंपोस्ट जो है वो इसी वर्मी कीड़े से बनता है। वर्मी दैट मीन्स कि जो केचुआ होता है इसे इसलिए हम लोग इसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं क्योंकि वो स्पेशली केचुए से ही तैयार होता है। केचुए उसमें वो जो पत्ते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे का जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, कटे हुए रूप होते हैं, अगर हम लोग उसे एक जगह रख दें तो वो सड़ने लगता है और उसको सड़ाने के लिए केचुआ बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। और जब वो सड़ जाता है तो वो क्या होता है, एक वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। और जब हम उसे अपने खेतों में यूटिलाइज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा खेत और भी ज़्यादा लाइक उर्वरा शक्ति वाला हो जाता है। तो आई होप ये सारे तरीके हैं मिट्टी को कंजर्व करने के। तो अगर ये चीज़ें फॉलो की जाएंगी तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो नाउ नेक्स्ट वन दैट इज़ अ वाटर कंजर्वेशन। सो हम लोग अब इसमें वाटर कंजर्वेशन देखेंगे कि हाउ टू कंजर्व द वाटर एंड लाइक व्हाट इज़ द बेनिफिट व्हाइल वी कंजर्व द वाटर। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। So now some common measures for water conservation are being listed below. So first one, that is a reduce evaporation losses. So place horizontal barriers for salt below the soil surface in the humid areas. So into the reduce evaporation losses, we have to just place the horizontal barriers of asphalt. Asphalt क्या होता है? एस्फाल्ट होता है क्या, बालू और अलकतरे का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग एस्फाल्ट बोलते हैं। कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस को कम करने के लिए, क्योंकि अगर पानी वाष्प बन के जाएगा तो हमारा वाटर लेवल भी
जो है लो होगा, तो इस कंडीशन में हमें इस इवेपोरेशन प्रोसेस को रोकने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एस्फाल्ट के जो बैरियर्स हैं उसे लगाने पड़ते हैं। इसके थ्रू हम लोग अगर चाहें तो जो हमारा भूमिगत जल है, भूमिगत जल का भी संचय हम लोग इस वे में कर सकते हैं, ताकि हमारा इवेपोरेट नहीं हो वो, और हमारे पास वो जल संचित रह सके। सो रिड्यूस वाटर लॉस इन इरिगेशन। क्या करना चाहिए, जो वाटर लॉसेज होता है, जो फालतू के लॉसेज होते रहते हैं हर मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो फालतू के वाटर जाते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उतनी ही पानी दें जितनी की आवश्यकता होती है। नाउ रीयूज वाटर, यूज ट्रीटेड वाटर फॉर इरिगेशन एंड फॉर अदर पर्पस सच एज फॉर वॉशिंग कार्स, गार्डनिंग। सो हमेशा ये रीयूज़ वाटर, दैट मीन्स कि अगर कोई भी पानी अगर थोड़ा सा बेकार हो गया, या कोई भी ऐसे पानी है जो अब हमें फेंकने हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें या तो उससे गार्डनिंग में दे देना चाहिए, या तो अगर गाड़ियाँ चाहें तो हम लोग गाड़ियाँ धो सकते हैं। यानी कि वाटर को हमें रीयूज़ करना चाहिए। कोई भी वाटर, जैसे बहुत लोग क्या होता है कि भाई पानी रखा हुआ है फिर उसे फेंक दिया, तो उसे जनरली फेंकने के बजाय आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश करनी चाहिए इस्तेमाल करने की, क्योंकि वाटर एक संचित एक लिमिटेड अमाउंट में है। हम लोग उसे अगर बचा के यूज़ करेंगे तो आई होप कि बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर बहुत बड़ा मुसीबत झेलना पड़ सकता है। नाउ प्रिवेंट वाटर वेस्टेज, हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो वाटर का जो वेस्टेज है उसे रोक सकें, फालतू में वाटर हमें नहीं वेस्ट करने चाहिए। नाउ प्रॉपर डिस्पर्सल ऑफ स्वेज वाटर, सीवेज वाटर। सो हमें क्या, ये जो सीवेज वाटर होता है शुड बी जस्ट केयरफुली डिस्पोज्ड ऑफ सो एज नॉट टू कंटामिनेटेड नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। ये जो लाइक प्रॉपर जो है डिस्पर्सल के लिए, स्वेज वाटर के प्रॉपर डिस्पर्सल के लिए एक प्रॉपर तरीका बना हुआ होना चाहिए, जिसके चलते वो जो वाटर है वो वहाँ पे कंजर्व रह सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, हम लोग इसे देखते हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन जनरली ब्रॉडली मीन्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, ये एक नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये क्या करना चाहिए, उसे कंजर्व हमें करना चाहिए। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो तो चलो से ये वो रिन्यू हो सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो उसका यूज़ हम इस्तेमाल हम कम कर सकें। सो नाउ सम मेथड्स एंड वेज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन आर बीइंग लिस्टेड बिलो। यहाँ पे कुछ मेथड्स है जहाँ पे हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल से बच सकते हैं, कैसे हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ शिफ्ट टू अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, हमेशा क्या करना चाहिए, शिफ्टिंग टू अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी एनर्जी के सोर्स को कन्वर्ट कर सकें, लाइक सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग सोलर यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वी कैन प्रोड्यूस द एनर्जी रिसोर्सेज ऑल्सो। यूज़ एनर्जी स्मार्टली। Now changing the energy use practices with smarter use practices with conserve energy. Practice like these will save an energy consumption, like a turn off the lights when not needed, like replace old appliances. मैंने पहले ये सारी चीज़ें बता रखी है, तो आई होप सबके समझ में ये आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं। बिकॉज अगर फॉरेस्ट को बचाएंगे तभी जो है हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। सो फॉरेस्ट आर द क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल एज दे प्रोवाइड्स दीज इकोसिस्टम सर्विसेज। ये क्या करता है, ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक रिसाइकलिंग CO2 इनटू ऑक्सीजन। सबसे पहले पेड़ क्या करते हैं, ये CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है, सो इट्स अ रिसाइकलर। नाउ रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, इसके थ्रू क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। नाउ क्लाइमेट रेगुलेशन, इट कैन जस्ट इफेक्ट आवर क्लाइमेट्स ऑल्सो, सो क्लाइमेट भी इसके थ्रू रेगुलेट हो सकता है। नाउ लाइक लेसनिंग नेचुरल हजार्ड्स सच एज फ्लड्स, ये क्या करता है कि जो नेचुरल हजार्ड्स हैं, फ्लड्स हैं, ये उसे भी रोकने का काम करता है। अगर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ का जो इरेशन है वो उसे बचाने की कोशिश करता है। सो नाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग मेथड्स। हमें पेड़ पौधों को बचाने के लिए कुछ एक मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो फर्स्ट वन दैट इज़ ए प्लांट मोर ट्रीज। सो हमेशा क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ का प्लांटेशन करना चाहिए। बट आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। सो पेड़ कटने का रेशियो बहुत ज़्यादा है। सो उसी वे में हमें प्लांटेशन के भी रेशियो को बढ़ाना चाहिए। जिस रेशियो में पेड़ कट रहा है उससे ज़्यादा बेटर तरीके से, उससे ज़्यादा फास्ट तरीके से हम लोग को प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ आर मोर एंड मोर हेल्पफुल फॉर लिविंग
द लिविंग थिंग्स को रहने के लिए ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान होता है। नाउ रेगुलेटेड एंड प्लांटेड कटिंग ऑफ ट्रीज़, जो हमेशा मतलब कि जो भी ट्रीज़ कट रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ हम ट्री काट रहे हैं, ठीक है, वहाँ हम दोबारा से पेड़ फिर से लगा दें, तो ये एक रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। वो जो कटिंग है उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे क्योंकि हमारी डेली लाइफ में उसका यूज़ है, तो उसे काटने के बाद हम लोग अगर वहाँ पे ट्री लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा जरिया होता है। ना फायर सुपरसेशन टेक्निक्स, तो फायर सुपरसेशन टेक्निक देखते हैं हम लोग। So into this technique government follow to protect our forest, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, देखने में आता है कि एक बार जंगल में आग लगी और पूरा का पूरा जंगल साफ़ हो गया। अभी हाल ही में कहाँ ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और पूरा का पूरा जंगल उस आग की वजह से तबाह हो गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो पेड़ के जो रेशियो हैं वो थोड़ा सा दूर दूर रखना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई भी ह्यूमन मिस्टेक होता है, कोई भी इंसान अगर मिस्टेक करता है, ठीक है, क्योंकि ये गलतियां इंसान के मिस्टेक से ही होती है, क्योंकि पेड़ पौधे में आग लग जाना ये उसी की वजह से भी हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पेड़ के जो अरेंजमेंट्स हैं ये उसे थोड़ा सा अलग अलग कर सके, जिसकी वजह से हमारा पेड़ का जो नुकसान होगा, ये जो मतलब जो जल जाते हैं, पूरे जंगल में आग लग जाती है, इससे थोड़ा सा बच सके। ना फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन शुड बी प्रोटेक्टेड आइदर बाय द यूज ऑफ केमिकल स्प्रे एंड एंटीबायोटिक्स एंड बाय डिजीजेज रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रीज प्रोटेक्टेड देम फॉर प्लास्टिक डिजीजेज। सो ये क्या होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो केमिकल स्प्रे हैं उस पर हमेशा देते रहना चाहिए, ताकि जो भी लाइक कीड़े मकोड़े हैं या जनरल डिजीज़ेज़ हैं, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, तो उन सारे डिजीज़ से हमारे जो पेड़ पौधों को बचाया जा सके। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, सो फॉरेस्ट कैन बी यूज्ड और डेवलप एज अ टूरिस्ट सेंटर्स, so we have to just develop the national park, government have to develop the national parks, that's a greenhouse also we can say that, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा जो ग्रीनी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़े और हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध हो सके। नाउ रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, so the forest area from where timber has been removed must be reforested. Similarly, if a fire or a mining has damaged some forest areas, it must be reforested. जब भी कोई ऐसा रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब भी कोई एरिया अगर डैमेज कर जाता है किसी भी वजह से, किसी माइनिंग की वजह से, क्योंकि हर चीज़ें अपने आप में एक ज़रूरी चीज़ें हैं, तो अगर माइनिंग की वजह से वहाँ पे कोई एरिया डिस्टर्ब हो गया, वहाँ पे सारे पेड़ काट दिए गए, तो हमें वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। जब भी वहाँ पे चाहे तो हमें दोबारा से वहाँ पेड़ लगाने चाहिए ताकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रह सके। सो आई होप सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटली फिनिश्ड एंड देयर इज़ अ क्वेश्चंस लाइक अ चेक पॉइंट, so there is some objective and subjective questions, so you need to just write all the question answer into your homework copy। अपने homework copy में ये सारे question answers लिख लेने हैं। कहीं भी कोई confusion है तो then just call me and message me। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉल और मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम से अपने कॉपी में नोट डाउन करो एंड देन वन टाइम मेरे साथ लेके बैठो और उसके बाद हम लोग फिर उस पर बात करेंगे, फिर उसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।